हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल गौरव एजुकेटर में। तो दोस्तों, जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है, मैंने छोटा सा टॉपिक आपके लिए तैयार किया है और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा टॉपिक है वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं और वैश्वीकरण के क्या क्या आयाम हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम में हमेशा पूछ जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तो अनिवार्य होता ही है। तो ये दोस्तों, आज हम इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको क्लियरिटी अपनी वॉइस के ज़रिए वैश्वीकरण क्या है और वैश्वीकरण के आयाम क्या हैं ये समझाऊंगा। और आपको इस वीडियो में अगर समझ में ना आए वैश्वीकरण क्या है तो कमेंट में गाली लिख देना। तो शुरू करते हैं, वैश्वीकरण क्या है और इसके आयाम। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो वैश्वीकरण होता है, वैश्वीकरण का सिंपल सा एक छोटा सा अर्थ होता है प्रवाह। प्रवाह मतलब किसी भी चीज़ का प्रवाह होना, चाहे वो वस्तु हो, विचार हो या सेवाएं हो। जैसे कि सेवाएं, हम किसी को कॉल करते हैं, ये क्या है? हमारी सेवा। सेवा मीन्स एक तरीके से जैसे कि आप मेरी वीडियो देख रहे हो यूट्यूब के माध्यम से, तो आपको मैं वैश्वीकरण के ज़रिए वीडियो दिखा पा रहा हूँ। अगर वैश्वीकरण नहीं होता तो ये यूट्यूब पर वीडियो नहीं आती और आप इसको देख नहीं पाते। दूसरा, वस्तु, जैसे कि अमेरिकन जीन्स का इंडिया में आना, तो ये क्या है? प्रभाव हो रहा है। तो वैश्वीकरण के ज़रिए तो हो रहा है ये सब। तो आप समझ गए होंगे, वैश्वीकरण का मतलब होता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। जैसे कि इंडियन अर्थव्यवस्था को अमेरिकी अर्थव्यवस्था से जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हमने मैकडी, अमेरिका की मैकडी की अर्थव्यवस्था अपने इंडिया में जोड़ी है, तो वो वैश्वीकरण है। तो मतलब मैकडी अब इंडिया में भी प्रचार प्रसार हो रहा है, KFC, मैकडी, डोमिनोज, ये बाहर की चीज़ें हैं ना, तो वैश्वीकरण के ज़रिए ये इंडिया में भी आ पाई है। और ऐसी इंडिया की कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि बाहर विदेशों में जा पाई, जैसे कि इंडिया के मसाले बहुत फेमस, तो ये कैसे जा पाए हैं? वैश्वीकरण के ज़रिए। तो आप समझोगे वैश्वीकरण का सिंपल सा अर्थ होता है प्रवाह, जैसे किसी भी सेवा का आदान प्रदान होना देश विदेश में, तो ये वैश्वीकरण कहलाता है। तो वैश्वीकरण किस शब्द से मिलकर बना है? वैश्वीकरण दो शब्दों से मिलकर बना है, विश्व प्लस एकीकरण, वैश्वीकरण। तो विश्व का मतलब होता है पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं, और एकीकरण का मतलब होता है सबका मिलजुल कर व्यापार करना। तो सारे देशों का मिलजुल कर व्यापार करना वैश्वीकरण कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे वैश्वीकरण किन शब्दों से मिलकर बना है, विश्व प्लस एकीकरण, पूरे विश्व का एक होना वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण को दो नामों से और जाना जाता है, आपको पता होगा, भूमंडलीयकरण और एक ग्लोबलाइजेशन। भूमंडलीयकरण का भी यही मतलब होता है, भू मतलब भूमि, मंडलीयकरण मतलब मंडल बना के रहना, पूरा एक ग्रुप। तो ग्रुप बनेगा तो वैश्वीकरण होगा, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, सभी देशों में वैश्वीकरण होगा, व्यापार होगा। तो हम जानेंगे वैश्वीकरण का इतिहास, क्या मतलब वैश्वीकरण अभी आया है या वैश्वीकरण बहुत टाइम पहले से है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल भी गलत होगा कि अगर आप बोलो कि वैश्वीकरण जस्ट अभी आया है या कुछ ही साल पहले। वैश्वीकरण राजा महाराजाओं के टाइम से चलता आ रहा है, तो हम जानते हैं वैश्वीकरण कोई आज की प्रक्रिया नहीं है। ये प्रक्रिया चक्रवर्ती सम्राट के काल की है, क्योंकि प्राचीन काल में बिल्कुल राजा काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते थे और एक देश से दूसरे देश पर व्यापार होता था। उदाहरण के लिए हड़प्पा सभ्यता से मेसोपोटामिया के सभ्यता। दोस्तों, इसमें बोला गया है, आपको मैं समझा दूं, वैश्वीकरण अभी नहीं आया है, ये राजाओं के टाइम से शुरू होता चलता आ रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका मेसोपोटामिया सभ्यता में कन्वर्ट होना, या हड़प्पा सभ्यता का व्यापार होना मेसोपोटामिया सभ्यता में, या फिर फॉर एग्जांपल रोमन साम्राज्य द्वारा और चीन के रेशम मार्ग की कहानी के साथ ही साथ आधुनिक रूप से 1990 के दशक में अगर देखा जाए तो यह एक नया मोड़ आया जब वैश्वीकरण ने पूरे विश्व में एक साथ जोड़ने का कार्य किया। अगर आपसे पूछा गया कि कौन से दशक में वैश्वीकरण प्रभावित हुआ, मतलब एकदम से नए मोड़ पर आया, तो लिखोगे आप 1990 में। और दोस्तों, चीन का रेशम मार्ग, जैसे कि चीन में जब रेशम, आपको पता होगा ना स्टार्टिंग रेशम कहाँ से होता, चीन में। तो चीन का जब रेशम था कैसे एकदम से फैला पूरे विश्व में, तो ये कैसे फैला? वैश्वीकरण के जरिए तो फैला। हमको पता लगा, बाकी देशों को पता लगा, तो सबने उससे खरीदा, व्यापार किया। तो ये किससे पॉसिबल हो पाया? वैश्वीकरण के जरिए। तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि वैश्वीकरण नया नया है, ये राजा महाराजाओं के टाइम से होता आ रहा है। क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा, पहले राजा महाराजा व्यापार भी तो करते थे, तो कैसे करते थे? वैश्वीकरण था, वैश्वीकरण चलता था, तभी तो व्यापार होता था। अब हम जानेंगे वैश्वीकरण के आयाम। तो दोस्तों, वैश्वीकरण के विभिन्न आयाम हैं, आप इनको चाहे तो अनगिनत आयाम कह सकते हो, लेकिन जो वैश्वीकरण के आयाम होते हैं ना, मैक्सिमम बता रहा हूँ, जो मेन होते हैं, जिनको एग्जाम के लिए पूछा जाता है, सिर्फ आप उन्हीं को ही लिखोगे। टीचर पूछो, कोई भी पूछे, तो 3 आयाम: राजनीतिक आयाम,
सांस्कृतिक आयाम और आर्थिक आयाम। तो आपको शब्द से ही समझ में आ गया होगा, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। पहले मैं आपको एक एक लाइन में तीनों का मतलब समझाता हूँ, फिर आपको ये एक्सप्लेन करूँगा। राजनीतिक आयाम वो होता है जिससे हमें राजनीतिक ज्ञान मिलता है। जैसे कि हमें कोई राजनीतिक आयाम पता लगा, हमें पता लगा कि, आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हमारा जो संविधान है उसको उधार का थैला क्यों कहा जाता है, आपको पता है? उधार का थैला इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमने संविधान के अंदर कुछ अच्छी अच्छी बातें ली हैं अपने देश में। जैसे जब हमने संविधान बनाया था ना, तो अलग अलग देशों से हमने मैटर लिया था कि इस देश का ये पॉइंट अपने संविधान में ऐड करो, इस देश का ये पॉइंट अपने संविधान में ऐड करो। तो हमने कैसे पॉसिबल करा? वैश्वीकरण के ज़रिए। दूसरा पॉइंट, आर्थिक वैश्वीकरण के आने से या आर्थिक आयाम के मुद्दे से हम जानेंगे कि वैश्वीकरण में जो आर्थिक आयाम होता है, जैसे कि रोजगार में वृद्धि होना। अगर आर्थिक आयाम नहीं होता या वैश्वीकरण नहीं होता तो रोजगार नहीं मिल पाता। अब एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मान के चलो मैकडी है, अमेरिकन मैकडी जो है वो यहाँ पर खुली, इंडिया में खोली। अमेरिका का जो है मतलब इससे वैल्यू बढ़ी, अमेरिका की इनकम बढ़ी और अमेरिका का प्रचार प्रसार भी हुआ। लेकिन जो हमारे इंडिया के नागरिक थे उनको रोजगार भी तो मिला। तो हुआ ना वैश्वीकरण का एक फ़ायदा। जहाँ फ़ायदा है तो वहाँ लॉस भी है। आर्थिक आयाम का ये फ़ायदा हुआ कि हम लोगों को रोजगार मिल गया, ठीक है, नई नई MNCs आई, बाहर से बड़ी बड़ी कंपनी आई, उसमें हम लोगों की नौकरी लगी, तो हमारा फ़ायदा हुआ। अब एक सांस्कृतिक आयाम में हम जानेंगे, जैसे कि सांस्कृतिक आयाम में नए नए धर्मों का आना, वैलेंटाइन डे का अपनाना, या फिर सांस्कृतिक आयाम में हम यही जानेंगे लोगों की संस्कृति अपना लेते हैं हम लोग, जैसे जीन्स कपड़ा, नए नए फैशन। जैसे कि आप मेरे हेयर्स देख सकते हो, बाली देख सकते हो, तो ये लोग क्या है, सांस्कृतिक आयाम है। अब हम ये नहीं बोलेंगे जो सांस्कृतिक आयाम है हमने उसको बाहर से ही अपनाया है, बिल्कुल नहीं। अगर मेरे कान में बाली है तो सांस्कृतिक आयाम ये नहीं कि मैंने अमेरिका से देख कर अपनाया है, ये इंडिया में पहले से प्रचार प्रसार होता था। राजा महाराजा बाली पहनते थे, याद है, कुंडल पहनते थे, माला पहनते थे, चैने पहनते थे काफ़ी सोने की। तो ये सांस्कृतिक आयाम इंडिया से भी लिया गया है। तो सांस्कृतिक आयाम के लॉस भी है, फ़ायदे भी है। तो जैसे कि लोग कहते हैं कि वैलेंटाइन डे क्यों अपनाते हैं लोग, वैलेंटाइन डे नहीं बनाना चाहिए, तो कि लोगों की सोच है, तो सोच अलग अलग होती है, इसको हम नहीं कुछ कह सकते। तो हर चीज़ का फ़ायदा भी है, लॉस भी है। जैसे जीन्स का आना, अपनी संस्कृति का आना, धोती कुर्ता, हम लोग धोती कुर्ते को कम अब अपनाते हैं, जीन्स टी शर्ट वगैरह या टॉप, इन सब चीज़ों को ज़्यादा पहनते हैं। तो सांस्कृतिक आयाम है हमारे देश का। सांस्कृतिक में जो सांस्कृतिक कपड़ा है वो जो पहना जाता है धोती कुर्ता है, औरतों का सूट सलवार है, लेकिन हम लोग नहीं अपनाते, हम जीन्स टॉप पहनते हैं, अपना जो भी होता है। अब हम थोड़ा एक्सप्लेन से समझ लेते हैं, और वैसे आपको मेन चीज़ समझ में आ गई होगी, एग्ज़ाम व्यू पॉइंट से आप समझा सकते हो किसी को भी। अब हम समझते हैं राजनीतिक आयाम। प्रत्येक देश पहले एक नागरिक को एक नागरिकता का दर्जा देता था। आपको पता होगा जो पहले हर देश होता था ना, वो हर एक नागरिक को एक नागरिकता देता था। जैसे अमेरिका है, वो एक ही नागरिकता देगा, हाँ भाई तुम अमेरिका के नागरिक रहोगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, लेकिन अब इसमें भी बदलाव आ रहे हैं। अब एक व्यक्ति कई देशों की नागरिकता आसानी से प्राप्त कर पा रहा है, जिससे राज्य का दायरा और कमज़ोर हो गया है। अब जैसे मैं इंडियन हूँ और मैं इंडिया की भी नागरिकता ले लूँगा और बाकी देशों की भी नागरिकता ले लूँगा, तो इससे क्या होगा, देश का जो दायरा होगा ना वो कमज़ोर होगा। कैसे होगा? अब मान के चलो मेरे पे नागरिकता है इंडिया की, मैं इंडिया का नागरिक हूँ। अब मैंने नागरिकता ले ली अमेरिका की, मैं अमेरिका का भी नागरिक हूँ। अब मेरा जहाँ मन करेगा मैं वहीं जॉब करूँगा, जिससे क्या होगा, देश का दायरा कमज़ोर होगा। अब मान के चलो मैं इंडिया में जॉब ना करके अमेरिका में जॉब कर रहा हूँ, तो फ़ायदा किसका होगा, अमेरिका का कि इंडिया का? अमेरिका का। लोकतंत्र, मानवाधिकार, सुशासन आदि पर बेहतर प्रभाव पड़ा है। राज्य के शासन चलाने में बहुत ही आसानी और लाभ मिला है। जो देश पहले मानवाधिकारों का सम्मान नहीं करते थे, लोकतंत्र को नहीं मानते थे, या उस देश की शासन व्यवस्था अच्छी नहीं थी, तो वैश्वीकरण के आने से इन क्षेत्रों में कुछ लगातार बदलाव आ रहे हैं या बदलाव आ गए हैं। अब देखो, मान के चलो पहले कोई देश लोकतंत्र नहीं मानता था या मानवाधिकारों का सम्मान ही नहीं करता था। अब देखो वैश्वीकरण से आने से ये सब कैसे हुआ है। अच्छा, मतलब लोकतंत्र ने मानवाधिकार को सम्मान भी दिया। और दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा जैसे कि लोकतंत्र को भी अपनाया जो लोग लोकतंत्र नहीं अपनाते थे। कैसे? अब मान के चलो यहाँ पर राजतंत्र है, ठीक है, अब वो कई दूसरे देश में लोकतंत्र है। अब जो यहाँ का राजा होगा या नेता होगा या फिर लोग होंगे, उनको पता लगा कि भाई वहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र में वहाँ लोग खुश रहते हैं और लोकतंत्र में सबका भला होता है, किसी का लॉस नहीं होता। राजा मतलब कि नेता भी खुश रहते हैं, जनता भी खुश रहती है, सब खुश रहते हैं। तो भाई जो हमारे नेता होंगे, जनता होगी, वो आवाज़ उठाएगी अपनी, ठीक है, कि हमें लोकतंत्र दो, लोकतंत्र अच्छा है।
तो ये हमें पता कैसे लगेगा? वैश्वीकरण के ज़रिए तो पता लगेगा कि वहाँ पर लोकतंत्र है। राजा महाराजा का में क्या होता था? राजतंत्र होता है। अब राजतंत्र में राजा अपनी मनमानी करता है, लेकिन लोकतंत्र में क्या होता है? लोगों का अपना शासन होता है, वो अपनी आवाज़ उठाकर राजा पे दबाव बना सकते हैं। राजा मतलब नेता पर। जैसे हमारे देश में लोकतंत्र है, अगर हमारे खिलाफ कुछ भी गलत होता है तो हम आवाज़ उठाते हैं उसके खिलाफ, तो वो होता है लोकतंत्र में। तो लोकतंत्र में यही बदलाव आया वैश्वीकरण से। जहाँ पहले राजतंत्र था वहाँ पर भी अब लोकतंत्र अपनाया गया है। क्यों अपनाया गया है? वैश्वीकरण से। वैश्वीकरण से क्यों अपनाया गया? क्योंकि वहाँ की सोच बदली है, वहाँ के लोग बदले हैं कि हाँ भाई वैश्वीकरण का बहुत फ़ायदा है, वैश्वीकरण को अपनाना चाहिए। और जो वैश्वीकरण है उससे मतलब कई सारे फ़ायदे हुए हैं, जैसे कि मानव अधिकार में ये फ़ायदा हुआ, जो लोग मानव अधिकार को पहले सम्मान नहीं देते थे अब उनको भी सम्मान मिला है। तो बाकी ऐसे राजनीतिक बहुत सारे आयाम है, जैसे कि अलग अलग देशों में विभिन्न देशों की एक साथ बैठक होना राजनीतिक आयाम में आता है, और ये वैश्वीकरण के ज़रिए हो पाए, जैसे कि चाइना का, इंडिया का, अमेरिका के नेताओं की आपस में बैठक होना। तो ये कैसे आता है? वैश्वीकरण में आता है। और ये यूएनओ की स्थापना कैसे हुई है, कैसे आपसी देश इकट्ठे हो पाए हैं? वैश्वीकरण के ज़रिए ही ये सब पॉसिबल हो पाया है। अब हम जानेंगे वैश्वीकरण के जो आर्थिक आयाम हैं। अर्थव्यवस्था को निर्भर बनाने के लिए स्वतंत्र रूप से वस्तु, पूंजी, श्रम, तकनीकी का स्वतंत्र आदान प्रदान हो सका है। मतलब कि अर्थव्यवस्था में ये फ़ायदा होता है वैश्वीकरण का आर्थिक रूप से, कि मतलब कि जो श्रम है, पूंजी है, इन सब का क्या हो पाया है? ट्रांसफ़र हो पाया है, प्रवाह हो पाया है वैश्वीकरण के ज़रिए। जैसे कि अमेरिका डॉलर का आना इंडिया में, इंडियन रुपये का अमेरिका में जाना, तो ये कैसे हो पाया है? वैश्वीकरण के ज़रिए हो पाया है। नई नई कंपनियों का विभिन्न देशों में आकर लगना और लोगों के रोज़गार में वृद्धि होना। और इसके अगर नकारात्मक पॉइंट देखें तो नकारात्मक पॉइंट भी इसके बहुत सारे हैं। कैसे हैं? जैसे कि विभिन्न जो विकसित देश हैं उनका वर्चस्व बढ़ रहा है। इससे कैसे बढ़ रहा है? जो विकसित देश है ना, वो अपनी नई नई कंपनियां, एमएनसीज लगा रहे हैं विकासशील देशों में, और उनसे उनका क्या हो रहा है? दबदबा बढ़ रहा है, दबदबा कायम हो रहा है। मतलब कि जैसे कि मैकडी का प्रचार प्रसार होना एकदम से इंडिया के अंदर, या फिर कुछ ऐसी कंपनीज़ का लगना। टाटा स्काई, ये तो जैसे इंडिया है, जैसे टाटा स्काई कंपनी है और वो मतलब चाइना में जाके बहुत ज़्यादा लग गई। अब क्या होगा? जो इंडिया की कंपनी होगी टाटा स्काई, उसका बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार होगा और इससे इंडिया का दबदबा बढ़ेगा वहाँ पर। तो ऐसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको। और इससे फ़ायदा क्या होगा? लोगों के रोज़गार में वृद्धि होगी, वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। वैसे इसका फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। और विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है। अब के विदेशी निवेश में वृद्धि कैसे हुई है? जैसे विदेशों में लोग निवेश कर पा रहे हैं, जैसे कि अब हम नई नई कंपनियां खोल पा रहे हैं विदेशों में जा के, और इससे अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुधरी है, बाकी देशों की अर्थव्यवस्था भी सुधरी है। और तकनीक को सबसे मेन पॉइंट, तकनीकी का आदान प्रदान हुआ है, अर्थव्यवस्था बढ़ी है। जैसे कि हम पे कोविड की वैक्सीन नहीं थी, कोविड के टीका नहीं थे, कोविड को चेक करने की मशीनें नहीं थी, वो हमने बाहर के देशों से ली। ठीक है, हमारा फ़ायदा हुआ उससे, हमारा भी तो फ़ायदा हुआ, हमको पता लगा बीमारी को कैसे देख सकते हैं हम, और उनका भी फ़ायदा हुआ, उन्होंने हमको सेल करी। तो दोनों रूप से फ़ायदा हुआ है, दोनों रूप से लॉस भी हुआ है और घाटा भी हुआ है। तो अर्थव्यवस्था में फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। हर जगह जहाँ फ़ायदा है तो वहाँ नुकसान तो है ही है। साफ सीधी बात है, कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। तो वैश्वीकरण का हम लास्ट पॉइंट देखेंगे, सांस्कृतिक आयाम। तो गाइस अब हम जानेंगे वैश्वीकरण का जो है सांस्कृतिक आयाम क्या होते हैं। तो सर सांस्कृतिक आयाम सबसे आसान आयाम है, मतलब आपको यूं ही समझ में आ जाएंगे अगर मैं 2 लाइन में भी बताऊं तो। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे कि नई नई संस्कृतियों का आदान प्रदान होना, विभिन्न देशों में संस्कृतियों को अपनाना, जैसे कि हमारी संस्कृति का बाहर देशों में प्रचार प्रसार होना, या बाहर की संस्कृति का हमारे देश में प्रचार प्रसार होना, जैसे कि वैलेंटाइन डे, प्रपोज डे, और जैसे हमारी संस्कृति भी हैं बहुत सारी जिनको हम अपनाते हैं। जैसे कि एक संस्कृति हमारी नवरात्रि, नववर्ष यहाँ पर भी अपनाया जाता है और बाहर के देशों में भी अपनाया जाता है, जैसे रमज़ान हो गए। तो ये संस्कृति है, इनका आदान प्रदान होना, मतलब बढ़ना संस्कृति का, हमारा इनका अपनाना। और जैसे कि कपड़ों की संस्कृति, जीन्स टॉप, मैंने आपको पहले भी इसके एग्जाम्पल दिया था। और इसके नकारात्मक पॉइंट भी हैं कि जैसे कि लोग कहते हैं कि हाँ भाई लोग जीन्स टॉप पहनते हैं, पहले के टाइम पे धोती कुर्ता पहनते थे। तो ये संस्कृति का एक नकारात्मक पॉइंट भी है कि आजकल के टाइम पे लोग धोती कुर्ता नहीं पहनते या सूट सलवार को कम अपनाते हैं, जीन्स टॉप, टी शर्ट, लोअर वगैरह को ही पहनते हैं, मतलब लोफर टाइप शर्ट जो आजकल चल रही हैं फैशन लेवल। तो ये सांस्कृतिक चीज़ है। जैसे कि हमने अमेरिका को देखा, अमेरिकन के किसी व्यक्ति को देखा भाई उसने जीन्स पहन रखी है, तो हम भी वो यूज़ करेंगे। तो ये सांस्कृतिक आयाम हो गया जो आजकल
बहुत ट्रेंड पे प्रचार प्रसार हो रहा है जिसका आजकल बहुत ज़्यादा। और जैसे टीवी चैनल्स के माध्यम से भी होता है सांस्कृतिक का प्रचार, जैसे कि फेयर एंड लवली हो गई, बहुत सारी क्रीम्स हो गई और बहुत सारे प्रोडक्ट हो गए, टीवी में हम देखते हैं उसको और फिर हम उसे परचेज़ करते हैं, लाइक अमेज़ॉन के ज़रिए भी, तो ये सांस्कृतिक में आ जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों में फैला दो आग की तरह। अगर चैनल पसंद आए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन पर हथौड़ा मार के मत जाना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो से। तो जय हिंद, वंदे मातरम।